नेक्स्ट हमारी पावर जो है वो फाइनेंशियल पावर यानी कि वित्तीय शक्तियाँ। इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसका इंडिया की वेल्थ के ऊपर, नेशनल वेल्थ के ऊपर पूरा कंट्रोल है। हम जानते हैं कि जैसे इंडिया का जो फाइनेंशियल मिनिस्टर जो होता है वो एनुअल बजट प्रेजेंट करता है, लेकिन एनुअल बजट प्रेजेंट करने से पहले उसको लोकसभा से उसका अप्रूवल लेना ज़रूरी है। अभी हम पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो सिर्फ लोकसभा से अप्रूवल लेना ज़रूरी क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बजट्स की जब बात आती है तो वो मनी बिल में आता है, और हमारा रूल्स ये है, कहता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कि अगर कोई भी मनी बिल है तो मनी बिल को पहले लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो स्टेट की बात करेंगे तो फिर विधानसभा आ जाएगा। तो मनी बिल कैन इंट्रोड्यूस फर्स्ट इन द लोकसभा ओनली। भाई जब बजट की बात आती है तो बजट जो है वो धन विधेयक में आता है, वित्त विधेयक में आता है, और हमारा नियम ये कहता है कि किसी भी धन विधेयक या वित्त विधेयक को पहले लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। तो भारत का जो वित्त मंत्री जो है वह बजट प्रस्तुत करने से पहले लोकसभा में उस बिल का अप्रूवल लेता है। अगर लोकसभा से वह एनुअल बजट जो है वो बिल पास हो जाता है तो उसके बाद ही वह एनुअल बजट जो है उसको डिक्लेयर करता है। अगला हमारा पावर और फंक्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यानी कि प्रशासनिक शक्तियाँ। एज वी नो देयर आर पार्लियामेंट्री सिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। देयरफॉर द एग्जीक्यूटिव मीन्स कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से मतलब है हमारा पे केंद्रीय मंत्रिमंडल जिसको कहा जाता है, या कैबिनेट मंडल, इज रेस्पॉन्सिबल टू वाच द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में भी लोकसभा, इसका मतलब यह है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है वह तब तक कार्य कर सकता है जब तक उसको लोकसभा में विश्वास प्राप्त है। मीन्स कैबिनेट मिनिस्टर जो है या कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है वह तब तक ही काम कर सकती हैं जब तक लोकसभा में उसको कॉन्फिडेंस मोशन है, लोकसभा में उसको कॉन्फिडेंस है, विश्वास प्राप्त है। अगर कैबिनेट के अगेंस्ट में लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन ला दिया जाता है और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो जो कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है वह डिसॉल्व हो जाती है। मतलब अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो लोकसभा के अंदर अविश्वास प्राप्त होने के साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है उसका विघटन हो जाता है। अगली पावर है हमारी पावर्स ऑफ एसोसिएटेड विथ इलेक्शन। निर्वाचन से संबंधित क्या पावर है पार्लियामेंट के पास में? आर्टिकल 54 के अकॉर्डिंग द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो उसमें पार्लियामेंट के सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं। हमने जैसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि पार्लियामेंट में, लोकसभा में और राज्यसभा में दो तरह के मेंबर होते हैं। कौन से? इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर। जैसे लोकसभा के अंदर इलेक्टेड मेंबर भी होते हैं, नॉमिनेट भी होते हैं, इसमें 2 नॉमिनेट होते हैं, और राज्यसभा के अंदर 12 नॉमिनेट होते हैं। इस तरह से 14 मेंबर जो हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं पार्लियामेंट के। तो नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। आर्टिकल 66 के अकॉर्डिंग वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी पार्लियामेंट के सिर्फ इलेक्टेड यानी कि संसद के सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। चाहे राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। अगला है मिससेलेनियस पावर, विविध शक्तियाँ। पार्लियामेंट कैन रिमूव प्रेसिडेंट बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट प्रोसेस के तहत हटा सकती है। इम्पीचमेंट जिसको हिंदी में महाभियोग प्रस्ताव कहा जाता है। अगर भारत का प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सप्लोरेशन करता है, अपनी पोस्ट, अपनी पावर का मिसयूज़ करता है, तो फिर उसको हटाने के लिए पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट बिल जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। इम्पीचमेंट बिल यानी कि महाभियोग प्रस्ताव। अगर भारत का राष्ट्रपति संविधान का शोषण करता है, अपने पद और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, तो उस कंडीशन में भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ संसद के किसी भी सदन में पहले, इसमें भी यही रूल्स लागू होगा, अगर हम प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में इम्पीचमेंट बिल प्रेजेंट करना चाहते हैं तो पहले लोकसभा में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, राज्यसभा में भी प्रेजेंट कर सकते हैं।
महाभियोग प्रस्ताव जो है वो पहले लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर एक हाउस ने यानी कि एक सदन ने उसको मेजोरिटी से पास कर दिया, 1/3 मेजोरिटी से अगर वो इम्पीचमेंट बिल पास हो जाता है, महाभियोग प्रस्ताव पास हो जाता है, तो फिर उसको दूसरे हाउस में भेजा जाता है। फिर दूसरे हाउस में भी अगर वो बिल पास हो जाता है तो फिर उसको अपने पद से हटना पड़ता है। उसके लिए ये कंडीशन है कि पहले 14 दिन पहले उसको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। उसी तरह से इंडिया की पार्लियामेंट के पास में पावर है कि सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज जो हैं, अगर वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सप्लोटेशन करते हैं, अपनी पोस्ट अपनी पावर का मिसयूज करते हैं, तो उनको भी इम्पीचमेंट बिल के तहत हटाया जा सकता है। मतलब इम्पीचमेंट बिल जो है उसके तहत हम प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जजेस को हटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए भी इम्पीचमेंट बिल जो है वो पहले लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कहीं पर भी प्रेजेंट किया जा सकता है। अगला है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए भी इम्पीचमेंट बिल ही लाया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि वाइस प्रेसिडेंट इज एन एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इस नाते अगर आप वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में इम्पीचमेंट बिल लाना चाहते हो तो आपको बिल जो है इम्पीचमेंट बिल जो है वो पहले राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि वो राज्यसभा का एन एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है, पदेन सभापति है। तो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए भी इम्पीचमेंट बिल यानी कि महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है, लेकिन कंडीशन ये है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव पहले राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। जब राज्यसभा से उसको पास मान लिया जाएगा तो फिर उसको लोकसभा में भेजा जाएगा, और जब दोनों जगह से पास हो जाएगा तो उपराष्ट्रपति जो है उसको अपने पद से हटना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर भी कंडीशन वही है कि 14 दिन पहले उसको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी।